चलो देखो मुस्लिम विधि पढ़ो, मुस्लिम विधि पढ़ लो या तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ लो, मुस्लिम विधि पढ़ो। मुस्लिम विधि में आज क्या पढ़ाना है? मेहर, है ना। क्या होता है? राशि। राशि मतलब दासी नहीं, दासी थोड़ा होता है। राशि पैसा, हाँ वही होता है, बता रहे हैं। है उससे पूछो, वो बताएगी ना। नहीं, तुम्हारे घर में बैठी है, उससे पूछो उससे। हाँ जेवर है, चल अचल संपत्ति है, कुछ भी वो निर्धारित किया जाता है ना, तब वो तो तुमको उसी से पूछ लेना चाहिए, वो तुमको बता देगी कि मेहर क्या होता है क्या नहीं होता है। क्या नहीं होता है? चलो देखो मेहर, मेहर की संकल्पना देख लो इस्लाम के पहले, है ना। इस्लाम के पूर्व, जब इस्लाम धर्म नहीं आया तब, और जब इस्लाम धर्म आया तब, ठीक है। इस्लाम के पूर्व क्या था कि मेहर को क्या माना जाता था? इस्लाम के पहले मेहर को प्रतिफल के रूप में कन्या का मूल्य माना जाता था, है ना। क्या? कन्या का मूल्य, ठीक है। जो इस्लाम जब नहीं आया था तो अरब समाज में क्या होता था, यदि कोई मुस्लिम पुरुष किसी स्त्री के साथ रहना चाहता था या उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था तो उसको क्या करना पड़ता था? पैसा देना पड़ता था। तो यही उसको उस समय भी क्या कहा जाता था? मेहर ही कहा जाता था, है ना। उस समय भी उसको मेहर की राशि ही प्रदान की कहा जाता था। तो मेहर उस समय इस्लाम के पहले, जब इस्लाम धर्म अरब देश में नहीं आया था, तब उसके पहले मेहर सिद्ध रूप से क्या था? कन्या का मूल्य माना जाता था। क्या माना जाता था? कन्या का मूल्य। कि यदि कोई पुरुष किसी स्त्री को अपने साथ रखना चाह रहा है तो पहले उसको क्या करना पड़ता था? कुछ न कुछ धनराशि देनी पड़ती थी उसको, उसका क्रय मूल्य। एक तरह से ये कन्या का मूल्य या क्रय मूल्य, जैसे उसको खरीद रहा है ना। तो ये एक तरह से कन्या का मूल्य या प्रतिफल माना जाता था तब इस्लाम के पहले। फिर जब इस्लाम धर्म आया तब इसके पश्चात क्या हुआ? मोहम्मद साहब ने निकाह को बताया कि हर मुस्लिम पुरुष जो कोई भी स्त्री को अपने साथ रखना चाह रहा है तो रखने से पहले उसको क्या करना पड़ेगा? पहले निकाह करना पड़ेगा, है ना, विवाह करना पड़ेगा। और विवाह जब जिस भी स्त्री से कर रहा है तो उसको एक राशि अपनी पत्नी को देना पड़ेगा। वही राशि जो पहले दी जाती थी वही राशि अब भी दी जाती है, अब भी उसका नाम क्या है? मेहर है। लेकिन तब फिर मोहम्मद साहब ने उसकी संकल्पना को चेंज कर दिया कि मेहर क्या है? पति के द्वारा पत्नी को, निकाह के फलस्वरूप पति के द्वारा पत्नी को उसके सम्मान के स्वरूप दी गई कोई भी धनराशि या संपत्ति है। तो जो मेहर है, जो वर्तमान में इस्लाम धर्म आने के पश्चात जो संकल्पना है वह क्या माना जाता है? पत्नी का सम्मान, है ना। कि पत्नी क्या है? यानी कि वो स्त्री या वो लड़की क्या है? स्त्री को विवाह कर रही है, निकाह कर रही है, तो उसके निकाह के फलस्वरूप या निकाह के पश्चात जब निकाह कर रही है तो पति को अपनी पत्नी को निकाह के लिए क्या करना चाहिए? उसका सम्मान करना चाहिए और उसके सम्मान के स्वरूप में कुछ न कुछ धनराशि उसको देनी चाहिए। वही जो धनराशि दी जाती है या संपत्ति दी जाती है उसको मेहर कहा जाता है। तो वर्तमान समय में जो मेहर की संकल्पना है वह क्या है? वह कन्या का मूल्य या कन्या का प्रतिफल नहीं माना जाता या संभोग का प्रतिफल नहीं माना जाता। क्या माना जाता है? पत्नी के सम्मान स्वरूप पति के द्वारा
निकाह के परिणाम स्वरूप उसका सम्मान करने के लिए दिया जाता है। तो मेहर ऐसी धनराशि या संपत्ति, मेहर की यदि परिभाषा पूछे तो यही लिख सकती हो कि मेहर ऐसी धनराशि या संपत्ति है जो कि निकाह के फलस्वरूप या निकाह के परिणाम स्वरूप पति के द्वारा अपनी पत्नी को उसके सम्मान के स्वरूप दिया जाता है ना, या उसके सम्मान में दिया जाता है। और यह जो मेहर है वह विवाह का एक आवश्यक अंग है ना। मेहर क्या माना जाता है? मेहर निकाह का आवश्यक अंग माना जाता है। आवश्यक अंग का मतलब क्या है कि यदि निकाह हुआ है या विवाह हुआ है तो मेहर होगा ही होगा, भले ही विवाह होते समय मेहर का निर्धारण किया गया हो चाहे न किया गया हो, या मेहर के बारे में कोई चर्चा की गई हो चाहे न की गई हो, फिर भी मेहर माना जाएगा कि यदि निकाह हुआ है तो मेहर होगा ही होगा। बिना मेहर के निकाह तो कब भी हो सकता है, मेहर का चर्चा हो चाहे न हो, है ना। ये नहीं है कि मेहर का उल्लेख आवश्यक रूप से हो ही हो। यदि विवाह की सभी आवश्यक शर्तें पूरी हैं तो भले ही मेहर के का कोई भी उल्लेख न किया गया हो, फिर भी यह माना जाता है कि मेहर उसमें है। तब ऐसी स्थिति में स्त्री को उचित मेहर प्राप्त करने का या पत्नी को उचित मेहर प्राप्त करने का अधिकार रहता है। तो मेहर क्या है? एक तरह से मेहर की परिभाषा क्या है कि मेहर ऐसी धनराशि या संपत्ति है जो पति के द्वारा अपनी पत्नी को उसका सम्मान करने के लिए प्रदान किया जाता है। ये इस्लाम के पश्चात क्या संकल्पना है? इस्लामी संकल्पना। इस्लाम के पहले मेहर शुद्ध रूप से कन्या का मूल्य या संभोग का प्रतिफल माना जाता था या कन्या का प्रतिफल माना जाता था, क्योंकि उस समय विवाह जैसी कोई भी संस्था या निकाह जैसी कोई भी संस्था नहीं थी। जब निकाह की संकल्पना आई तो इसी को मोहम्मद साहब ने क्या कर दिया? चेंज कर दिया कि ठीक है निकाह तो करना ही पड़ेगा, साथ ही साथ पति को अपनी पत्नी के लिए सम्मान के स्वरूप में कुछ न कुछ धनराशि भी देनी पड़ेगी। वह उसका सम्मान करने के लिए है, न कि वह उसका मूल्य है। यह कन्या का मूल्य नहीं है ना। लेकिन अभी भी बहुत सारे लोग क्या कहते हैं कि ये जो मेहर है वह कन्या का मूल्य है या कन्या का प्रतिफल है, जबकि ऐसा नहीं है। इस्लाम के अनुसार जो मेहर है वह पत्नी के सम्मान स्वरूप दिया जाता है। यह पत्नी का क्या है? सम्मान है ना। पति के द्वारा पत्नी का सम्मान है। और मेहर निकाह का आवश्यक अंग होता है। भले ही मेहर का चर्चा की गई हो चाहे न की गई हो निकाह के समय, फिर भी मेहर उसमें रहता ही रहता है। ठीक है। और मेहर का उद्देश्य क्या है? इन्हें इसमें केस भी लिख लो, अब्दुल कादिर बनाम सलीमा, है ना। अब्दुल कादिर बनाम सलीमा। इस मामले में न्यायमूर्ति महमूद, नाम भी याद रखना, बार बार पूछा जाता है। न्यायमूर्ति महमूद अब्दुल कादिर बनाम सलीमा। इस केस में न्यायमूर्ति महमूद ने कहा कि जो मेहर है, मेहर विवाह का या निकाह का प्रतिफल है ना। निकाह का प्रतिफल है, या मेहर एक ऐसी धनराशि है जो कि कन्या का मूल्य है। उन्होंने क्यों कहा? क्योंकि न्यायमूर्ति महमूद निकाह को शुद्ध रूप से क्या मानते हैं? संविदा मानते हैं, है ना। ठीक है। जब हम विवाह की प्रकृति और स्वरूप बता रहे थे तो उसमें भी यही केस बताया था, अब्दुल कादिर बनाम सलीमा न्यायमूर्ति महमूद। ये केस उसमें भी लिखवाए थे। ठीक है। इसमें भी बताया थे कि न्यायमूर्ति महमूद निकाह को क्या मानते हैं? पूर्ण रूप से यह एक संविदा है, और संविदा के जो आवश्यक तत्व हैं प्रस्ताव, स्वीकृति और प्रतिफल। तो प्रस्ताव होता ही है, स्वीकृति होता ही है, और उन्होंने कहा कि ये जो मेहर है वह किस रूप में है? प्रतिफल के रूप में होता है। तो ये उन्होंने कहा कि इस केस में कि जो मेहर है वह कन्या का प्रतिफल है, मेहर ही प्रतिफल के रूप में होता है, और निकाह पूर्ण रूप से संविदा है। तो मेहर के बारे में जब भी लिखना तो ये केस भी आपको लिखना ही पड़ेगा, और उनका नाम न्यायमूर्ति महमूद। इस केस में उन्होंने कहा कि जो मेहर है वह पूर्ण रूप से महिला का क्या है? मूल्य है या प्रतिफल है। लेकिन ऐसा है नहीं। मेहर क्या है? पत्नी के लिए पत्नी का सम्मान है ना। पति के द्वारा पत्नी के सम्मान स्वरूप दी गई धनराशि या संपत्ति है। अब
जो मेहर का उद्देश्य है, मेहर का उद्देश्य क्या है? मेहर का प्रमुख रूप से दो ही उद्देश्य है। पहला उद्देश्य क्या है कि चूँकि मुस्लिम विधि के अंतर्गत मुस्लिम पुरुष को क्या किया गया है कि मुस्लिम पुरुष को अपना पत्नी को तलाक देने का अनिर्बंधित अधिकार है। वह जब चाहे बिना किसी भी वजह के अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। उसके इस अधिकार पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध नहीं है। उसका जब मन हुआ, जब चाहे तब वह क्या कर सकता है? तलाक दे सकता है। उसको अनिर्बंधित अधिकार है। उसके अधिकार, इस तलाक देने के अधिकार पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं लगाया गया है। वह बिना कोई कारण बताए या बिना किसी वजह के भी अपनी पत्नी को तलाक दे सकता है। कोई भी न्यायालय उससे ये नहीं पूछ सकता कि तुमने अपनी पत्नी को तलाक क्यों दिया। तो मेहर क्या करता है? मेहर का एक उद्देश्य है कि पत्नी के इस अधिकार पर कुछ अंकुश लगाना या कुछ रोक लगाना। कैसे? क्योंकि मेहर क्या होती है? कब दे होती है? जैसे कि जब भी पत्नी का विवाह विच्छेदित हो गया, जब भी पति तलाक देगा तो उसके बाद पति को क्या करना है? यदि उसने मेहर की राशि नहीं दी है तो विवाह विच्छेद होते ही उसको तुरंत मेहर की संपूर्ण राशि देनी पड़ेगी। तो तलाक देने से पहले पति एक बार सोचेगा कि हमने अभी तक मेहर की राशि नहीं दी है, यदि हम अपनी पत्नी को तलाक देते हैं तो हमें मेहर भी देना पड़ेगा और वह उसको तुरंत देना पड़ेगा, है ना। जैसे ही विवाह विच्छेदित हो गया तब तो पत्नी को मेहर तुरंत प्राप्त करने का अधिकार मिल जाता है। तो इसीलिए मेहर का एक उद्देश्य यह है कि पति का जो अनिर्बंधित अधिकार है तलाक देने का, उस अधिकार पर कुछ अंकुश लगाना है। तो शादी जब होती है, बता रहे हैं ना, जब शादी होती है तो जरूरी नहीं है कि तुरंत दिया ही जाए। तो जब दे दिए तब तो तलाक के बाद थोड़ा मिलेगा, तब नहीं मिलेगा ना। जैसे कि क्या है, जो मेहर है वो स्थगित मेहर है ना। यदि वह स्थगित मेहर है तो स्थगित मेहर अभी आगे बढ़ाएंगे तो उसका नेचर यही होता है कि स्थगित मेहर तभी दे होता है जबकि महिला का विवाह विच्छेदित हो जाए, उसके पहले वह दे नहीं होता। यदि विवाह के समय, निकाह के समय यह तय कर दिया गया कि जो मेहर है, मेहर की राशि निर्धारित कर दी गई और यह तय कर दिया गया कि यह स्थगित मेहर रहेगा, तब इसका मतलब ये है कि स्थगित मेहर का मतलब है कि अब वह मेहर कब दे होगा? जब महिला का विवाह विच्छेदित होगा तभी दे होगा। उसके पहले वह महिला मांग भी नहीं सकती है। वह मांगेगी कब? जब उसका विवाह विच्छेदित होगा तब, है ना। तो जब ये मेहर क्या करता है? एक तरह से पति के तलाक जो अनिर्बंधित अधिकार है तलाक देने का, उस पर कुछ अंकुश लगाता है। और दूसरा इसका क्या उद्देश्य है कि विवाह विच्छेदित होने के बाद महिला के लिए, क्योंकि जो मुस्लिम पुरुष है, अभी कल भी बताए थे कि वह अपनी पत्नी का भरण पोषण करने के लिए कब तक दायी है? जब तक वह स्त्री इद्दत की अवधि का पालन कर रही है। जैसे इद्दत की अवधि की पालन समाप्त हुई उसके बाद वह भरण पोषण करने के लिए दायी नहीं है, तब मेहर क्या करती है? उसके लिए मेहर की राशि ही थोड़ा सा सहारा बनती है ना। इद्दत के बाद भी कि हाँ ठीक है, तलाक हो गया तो फिर भी कम से कम उसको मेहर की राशि जो निर्धारित है वह मिलेगी, तो उसको कम से कम कुछ राशि अपने भरण पोषण के लिए भी मिल जाएगी। कुछ समय तक वो अपना भरण पोषण इद्दत के बाद भी कर सकती है। इद्दत की अवधि तक तो उसका पति करेगा ही करेगा, लेकिन इद्दत के बाद तो ये मेहर क्या करता है? तो उसमें कुछ उसका सहारा बनता है। तो यही मेहर का मुख्य रूप से यही दो उद्देश्य है। पहला उद्देश्य ये है कि पति के जो तलाक देने का अनिर्बंधित अधिकार है उस पर वह कुछ अंकुश लगाता है, और विवाह विच्छेदित होने के पश्चात इद्दत की अवधि जब बीत जाती है तो उसके बाद उसका भरण पोषण के लिए कुछ ये मेहर की राशि सहारा रहती है ना। तो ये है मेहर की संकल्पना या मेहर। ठीक है, अब देख लो ये मेहर का उद्देश्य हो गया। फिर क्या करना है? मेहर का वर्गीकरण, कि मेहर कितने प्रकार का हो सकता है। तो मेहर की परिभाषा जब भी आएगा तो मेहर की परिभाषा या कॉन्सेप्ट में तुमको यही सुना, इस्लाम के पहले मेहर क्या माना जाता था? महिला का प्रतिफल या कन्या का मूल या संभोग का प्रतिफल ही माना जाता था। लेकिन जब इस्लाम आया, इस्लाम के पश्चात यह क्या माना गया? मेहर पति के द्वारा पत्नी की का सम्मान, है ना। पति के द्वारा पत्नी का सम्मान, न कि पत्नी का प्रतिफल या संभोग का प्रतिफल नहीं माना जाता,
अपितु यह ऐसी धनराशि या संपत्ति होती है जो कि पति के द्वारा अपनी पत्नी को उसके सम्मान के स्वरूप प्रदान किया जाता है। और इसका उद्देश्य हो गया कि मेहर का उद्देश्य यही है कि पति के जो अनुबंधित अधिकार है तलाक का, उस पर कुछ अंकुश लगाना, और दूसरा क्या बताए कि उसको जब विवाह विच्छेदित हो जाएगा तो उसके भरण पोषण के लिए कुछ सहारा मिल जाएगा, है ना। यही इसका प्रमुख उद्देश्य है। अब देखो मेहर का वर्गीकरण, है ना, मेहर का वर्गीकरण का मतलब कि मेहर कितने प्रकार का हो सकता है। तो मेहर सामान्यतः 2 प्रकार का होता है, ठीक है। उचित मेहर या इसको प्रथागत मेहर भी बोला जाता है ना। या इसका एक नाम और है अनिश्चित मेहर, ठीक है। और दूसरा है निश्चित मेहर। निश्चित मेहर या 2 प्रकार का होता है। एक तो है तुरंत दे मेहर, है ना, तुरंत दे मेहर, इसको बोलते हैं मुअज्जल। और ये होता है स्थगित मेहर, या इसको क्या बोला जाता है, ठीक है, इसको मुअज्जल मेहर बोला जाता है ना। तो ये ध्यान रखना कि मेहर का वर्गीकरण 2 प्रकार का होता है। एक अनिश्चित मेहर या उसको उचित मेहर या प्रथागत मेहर भी बोलते हैं, और एक होता है निश्चित मेहर। तो जो निश्चित मेहर है यह 2 प्रकार का होता है। पहला तुरंत दे मेहर या मुअज्जल मेहर उसको बोलते हैं, और दूसरा है स्थगित मेहर, मतलब उसको मुअज्जल मेहर भी बोलते हैं, मुअज्जल और मुअज्जल, है ना। तो निश्चित मेहर देख लो 2 प्रकार का, तुरंत दे मेहर और स्थगित मेहर, इसको मुअज्जल और मुअज्जल मेहर भी बोला जाता है। तो ये हो गया मेहर का वर्गीकरण। तो अब सबसे पहले क्या पढ़ना है, उचित मेहर या प्रथागत मेहर। ये देखो उचित मेहर या अनिश्चित मेहर या प्रथागत मेहर क्या होता है, ठीक है। उचित मेहर क्या होता है, उचित मेहर या प्रथागत मेहर या अनिश्चित मेहर कि जब विवाह संपन्न हो रहा है, जब भी कोई मुस्लिम विवाह संपन्न हो रहा है और उसमें मेहर के बारे में कोई भी चर्चा नहीं की गई या किसी भी प्रकार का मेहर के बारे में कोई उल्लेख किया ही नहीं गया कि मेहर कितना दिया जाएगा या कौन कब दिया जाएगा या कितनी कैसे दिया जाएगा, इस बारे में या मेहर के बारे में किसी भी प्रकार की कोई चर्चा की ही नहीं गई और विवाह संपन्न हो गया, तब ऐसी स्थिति में मेहर की राशि तो निर्धारित की नहीं गई या मेहर निश्चित भी नहीं किया गया, मेहर के बारे में कोई चर्चा ही नहीं हुई, तो क्या विवाह शून्य हो जाएगा? शून्य नहीं होगा। ये हमेशा ध्यान रखना कि भले ही किसी भी मुस्लिम विवाह में मेहर का चर्चा न की गई हो, है ना, मेहर निश्चित भले ही न की गई हो या किसी भी प्रकार की कोई चर्चा भी न हुई हो, तब भी मेहर उसमें माना जाता है और विवाह कभी भी शून्य नहीं होता। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है, जो पत्नी है उसको मेहर मिलेगा, कैसे मेहर मिलेगा, तब उसको यही अनिश्चित मेहर या प्रथागत मेहर मिलता है ना। जब विवाह संपन्न होते समय मेहर के बारे में कोई चर्चा ही नहीं की गई, कोई मेहर की राशि निर्धारित ही नहीं की गई कि इसमें पति के द्वारा पत्नी को कितना मेहर दिया जाएगा, मेहर की राशि निश्चित नहीं की गई, तो वह अनिश्चित हो गया। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा, बाद में मान लो उसका विवाह विच्छेदित हो गया, तब क्या पत्नी मेहर के अधिकारी होगी कि नहीं होगी? तब भी होगी, है ना।
पति यह नहीं कह सकता कि नहीं जब हमारा विवाह संपन्न हुआ तो मेहर की कोई राशि निर्धारित थी ही नहीं, तो हम तुम्हें कौन सी राशि देंगे, मेहर तो हम देंगे नहीं, हम मेहर देने के लिए दायी नहीं हैं। क्यों नहीं दायी हैं? क्योंकि विवाह के समय मेहर के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई और मेहर निश्चित नहीं की गई। जब मेहर निश्चित नहीं की गई तो हम तुम्हें मेहर कौन सा देंगे, हम मेहर देने के लिए दायी नहीं हैं। तब भी ऐसी स्थिति में पत्नी को मेहर मिलता है, तो मेहर की राशि को कैसा मिलेगा, उसी को अनिश्चित मेहर या उचित मेहर या प्रथागत मेहर भी कहा जाता है। कैसे मिलेगा? यह न्यायालय के माध्यम से मिलेगा। पति तो हमेशा इनकार ही करेगा, क्योंकि मेहर की राशि निश्चित नहीं की गई। बिना मेहर की राशि निश्चित किए ही विवाह संपन्न हो गया, निकाह हो गया, बाद में उसका विवाह विच्छेदित हो गया तो कहे कि मुझे मेहर दो, तो पति क्या करेगा? मना करेगा, इनकार कर देगा कि भैया मेहर की हम कौन सी राशि देंगे, कोई राशि निश्चित की ही नहीं गई है। तब ऐसी स्थिति में हम मेहर देने के लिए दायी नहीं हैं। तब महिला क्या करेगी? महिला के पास यह विकल्प है कि वह न्यायालय में क्या कर सकती है, अपनी मेहर की राशि प्राप्त करने के लिए मुकदमा कर सकती है। उसको मुकदमा करना ही पड़ेगा, तभी उसको न्यायालय क्या करेगा, ये उचित मेहर दिलाएगा, है ना। ये उचित मेहर तो कौन दिलाता है? न्यायालय दिलाता है। उसके लिए महिला को क्या करना होगा? मुकदमा करना पड़ेगा अपनी मेहर की राशि लेने के लिए। वो मुकदमा केवल इसी आधार पर करेगी क्योंकि जो मेहर है वह विवाह का एक आवश्यक अंग माना जाता है। यदि निकाह हुआ है और वह वैलिड है ना, यदि वैलिड निकाह है तो मेहर होगा ही होगा, भले ही निकाह के समय उसकी चर्चा की गई हो चाहे न की गई हो। तो अब फिर क्या होगा कि न्यायालय को उचित मेहर कितना दिलाएगा? मेहर के लिए उसने मुकदमा कर दिया तो कितना दिलाएगा? तब वही मेहर न्यायालय देखता है, लड़की की सुंदरता देखेगा, उसकी व्यक्तिगत योग्यता देखेगा, उसकी क्षमता देखेगा और उसके पिता का जो सामाजिक स्तर है ना, सामाजिक स्तर को ध्यान देगा और साथ ही साथ उसके परिवार में यानी कि उसके पिता के कुल में अन्य महिला सदस्यों का जब निकाह हुआ तो कितनी राशि दी गई थी मेहर के रूप में, या उनको कितनी राशि मिली थी, वो देगा कहाँ? महिला की शादी हुई तो उसको तो उसके लड़की को मिलेगा ना, तो उसको उनके परिवार में अन्य स्त्रियों का जब निकाह हुआ तो उनको कितनी मेहर मिली थी। इन सब बातों को ध्यान में रख करके न्यायालय क्या करता है? उचित मेहर की राशि निर्धारित करता है और वह राशि पति को अपनी पत्नी को देना ही पड़ेगा। इसलिए इसका नाम एक प्रथागत मेहर भी है। प्रथागत मेहर इसी आधार पर पड़ा है कि न्यायालय क्या करता है? देखता है कि पत्नी जो आई है उचित मेहर मांग रही है तो उसके पिता के घर पर या पितृकुल में मेहर की राशि जो मिलती है उसका जो प्रथा है कि कैसा है, यानी कि कितना राशि उसको मिलता रहा है, अन्य स्त्रियों की कितनी राशि मिली है ना, वह उसी के आधार पर उस स्त्री का भी मेहर निर्धारित कर देता है। तो न्यायालय के द्वारा जो मेहर निर्धारित किया जाता है उसी को उचित मेहर या प्रथागत मेहर कहा जाता है। अनिश्चित मेहर इसलिए कहा जाता है क्योंकि निकाह के समय मेहर के बारे में कोई चर्चा नहीं की गई होती या मेहर की राशि निश्चित नहीं की गई होती है, इसलिए इसका एक नाम अनिश्चित मेहर भी है ना। तो ये हमेशा ध्यान रखना कि मेहर का भले ही उल्लेख नहीं किया गया है या निश्चित या मेहर की राशि निर्धारित नहीं की गई है तो इससे विवाह इनवैलिड नहीं हो जाएगा, फिर भी विवाह क्या रहेगा? वैलिड रहेगा और पत्नी कौन से मेहर प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी? उचित मेहर। ठीक है, वह उचित मेहर उसको तब भी मिलेगा, कहाँ से मिलेगा? न्यायालय के माध्यम से मिलेगा और न्यायालय उसकी योग्यता, उसकी सुंदरता, उसकी क्षमता, उसके पिता का सामाजिक स्तर, उसके परिवार का सामाजिक स्तर और उसके परिवार में अन्य स्त्रियों का जब निकाह हुआ तो उनको कितना मेहर मिला, इन सब चीज़ों को ध्यान में रख करके वह उचित मेहर की राशि निर्धारित करता है और तब न्यायालय वो दिलाता है। उसको पति को देना ही देना है हर हालत में, है ना, चाहे मेहर की राशि निर्धारित हो चाहे न हो, तब उसको ऐसे कंडीशन में उचित मेहर देना ही देना है। ठीक है, अब आता है उचित मेहर के बाद निश्चित मेहर। ठीक है, निश्चित मेहर क्या होता है? यानी कि निकाह के समय ही मेहर की राशि निर्धारित कर दी जाती है। मेहर की राशि क्या हो जाती है? निर्धारित कर दी जाती है, यानी कि मेहर का उल्लेख रहता है कि अमुक धनराशि या अमुक संपत्ति मेहर के रूप में पति के द्वारा पत्नी को दी जाएगी। निकाह के समय ही मेहर का उल्लेख कर दिया जाता है, तो उसी को क्या कहा जाता है? निश्चित मेहर। निश्चित किया गया ना,
विवाह के पक्षकारों के द्वारा या उनके अभिभावकों के द्वारा, जो विवाह के पक्षकार हैं उनके अभिभावकों के द्वारा क्या किया गया है, मेहर की राशि निश्चित कर दी गई है कि पति के द्वारा अपनी पत्नी को कितनी धनराशि या कितनी संपत्ति मेहर के रूप में दी जाएगी। यह पक्षकारों के द्वारा या उनके अभिभावकों के द्वारा जब मेहर की राशि निश्चित कर दी जाती है तो उसी को निश्चित मेहर कहा जाता है। ठीक। अब यह निश्चित मेहर दो प्रकार का हो सकता है, एक है तुरंत दे मेहर या इसको मुअज्जल मेहर भी बोलते हैं, और एक होता है स्थगित मेहर, उसको मुअज्जल मेहर बोलते हैं। तो तुरंत दे मेहर क्या होता है या मुअज्जल मेहर क्या होता है, मतलब कि जब निकाह हो रहा है और उसमें मेहर की राशि निश्चित कर दी गई, मेहर की कोई धनराशि या संपत्ति निश्चित कर दी गई और उसमें यह उल्लेख कर दिया गया कि जब भी पत्नी इसकी मांग करेगी पति को देना पड़ेगा, है ना। ये नहीं है कि निकाह के समय तुरंत दे, ये तुरंत दे मेहर का मतलब ये नहीं है कि राशि जितनी निश्चित हो गई है मेहर की, निकाह संपन्न होते ही तुरंत वह मांग करे या तुरंत पति के द्वारा पत्नी को उसको भुगतान करना पड़े, ऐसा नहीं है। उसमें क्या करना है कि पत्नी जब भी निकाह होने के बाद पत्नी जब भी मेहर अपनी मांगेगी पति को तब देना पड़ेगा, वह न मांगे वो तो उसके ऊपर है ना। तुरंत दे मेहर की प्रकृति यही है या मुअज्जल मेहर कि एक जो धनराशि मेहर के रूप में निश्चित की गई है या जो संपत्ति निश्चित की गई है, पत्नी को यह अधिकार है कि वह उसकी मांग कभी भी कर सकती है, और जब वह मांग करेगी तब पति को मेहर की राशि देना ही पड़ेगा। अब वह उससे इनकार नहीं कर सकता, इसीलिए इसका नाम तुरंत दे मेहर है ना। तुरंत दे मेहर, तुरंत दे मेहर का मतलब यही है कि पत्नी के द्वारा जैसे ही निश्चित मेहर की राशि मांगी गई, जो भी मेहर की राशि निर्धारित हुई थी निकाह के समय, जब भी वह मांगेगी तुरंत उसके पति को उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। अब वह मना नहीं कर सकता। इसका मतलब ये नहीं कि निकाह जैसे ही हुआ तुरंत वो उसको देना ही पड़े, बस ये है कि तुरंत दे मेहर का मतलब ये कि वो चाहे जब मांगे, जरूरी नहीं है कि वह जो है कि विवाह उसका चल रहा है तो उसी बीच में मांगे, वह विवाह विच्छेदित होने के बाद भी तुरंत दे मेहर की मांग कर सकती है। और वैसे भी जैसे ही विवाह विच्छेदित हो जाएगा तो चाहे तो मेहर तुरंत दे हो चाहे स्थगित हो, वो तो मेहर के अधिकारिणी तब तुरंत हो ही जाती है ना। लेकिन विवाह विच्छेदित होने से पहले भी वह जब भी मेहर की मांग करेगी पति को मेहर की राशि देनी ही पड़ेगी, और यदि पति नहीं देता है तब तुरंत दे मेहर है। मानो मेहर की राशि निश्चित हुई, निश्चित मेहर है, और उसमें भी निश्चित मेहर में भी कैसा है, तुरंत दे मेहर है ना, मुअज्जल मेहर है। और पत्नी ने क्या किया, 1 साल बाद 2 साल बाद 3 साल बाद जब भी वह मांग की, पत्नी ने कहा कि नहीं मेरा तुरंत दे मेहर है, जो निश्चित मेहर है वो तुरंत दे मेहर की प्रकृति का है, तो मेरा मेहर की राशि आप दीजिए। अब जैसे ही वह मांगी, अब पति को क्या करना चाहिए, तुरंत ही उसका भुगतान करना चाहिए। जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसको मेहर की राशि प्रदान कर देनी चाहिए। और यदि नहीं करता है तब मान लो उसने मांगा, मेहर तुरंत दे मेहर था और पत्नी ने मांग कर दिया कि मेरा मेहर की राशि दीजिए, हमें ज़रूरत है, और उसने कहा कि अभी हम नहीं देंगे, तब ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है, पत्नी को यह अधिकार है कि जब तक तुरंत दे मेहर का पति के द्वारा भुगतान नहीं कर दिया जाता है वह उसको अपने साथ संभोग करने से मना कर सकती है, और तब तक रोक सकती है जब तक कि वह तुरंत दे मेहर का भुगतान न कर दे। वह उसका अधिकार है ना। अब वह ज़बरदस्ती नहीं कर सकता, ठीक है। तुरंत दे मेहर का भुगतान जैसे ही पत्नी मांगी और तुरंत पति को क्या करना चाहिए, भुगतान कर देना चाहिए, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी। और यदि नहीं करता है तब ऐसी स्थिति में पत्नी को यह अधिकार है कि वह क्या कर सकती है, वह संभोग करने से मना कर सकती है, और वह फिर उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता। जब तक उसका मेहर का भुगतान न हो जाए तुरंत दे मेहर का, तब तक वह संभोग करने से मना कर सकती है। या वह निकाह के समय या निकाह के बाद पति की किसी प्रॉपर्टी पर यदि काबिज है तो वह तब तक काबिज रहेगी जब तक कि तुरंत दे मेहर का भुगतान न हो जाए, है ना। वो तब तक उसको कब्जे में रखने की अधिकारिणी है कि जब तक कि वह मेरे तुरंत दे मेहर का भुगतान नहीं कर देगा तब तक हम यह कब्जा नहीं देंगे, है ना, या अपने साथ संभोग नहीं करने देंगे, ये उसका अधिकार है। और जब तक नहीं मिल जाता है मेहर की राशि तब तक वह मना कर सकती है, अब वह पति उसके साथ ज़बरदस्ती नहीं कर सकता।
किसी भी कंडीशन में, ठीक है। तो यही तुरंत दे मेहर आ गया ना समझ में कि तुरंत दे मेहर क्या होता है। इसका मतलब ये यही है कि जैसे ही निकाह संपन्न हुआ, यदि मेहर की राशि निश्चित कर दी गई और यह तय कर दिया गया कि इसकी जो नेचर होगा वह तुरंत दे प्रकृति का होगा, मतलब कि महिला पत्नी के द्वारा जब भी मेहर की राशि मांगी जाएगी, पति को जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी उसका भुगतान करना ही पड़ेगा। और जब तक नहीं करता है तब तक पत्नी उसको अपने साथ संभोग करने से वंचित कर सकती है, यह उसका अधिकार है। और यदि किसी संपत्ति पर वह पहले से ही पति की किसी संपत्ति पर काबिज है तो तब तक काबिज रहेगी जब तक कि उसके मेहर का भुगतान कर नहीं दिया जाता है ना। तो ये मेहर के प्रभाव के बारे में भी आगे पढ़ाएंगे, ठीक है। फिर इसके बाद स्थगित मेहर या मुअज्जल मेहर। स्थगित मेहर या मुअज्जल मेहर क्या होता है, यह भी निश्चित प्रकृति का ही होता है कि निकाह के समय मेहर की राशि निश्चित की गई, ठीक, निश्चित की गई और उसकी प्रकृति यह कहा है कि ये तुरंत देर न होकर के स्थगित रहेगा। स्थगित रहेगा इसका मतलब हुआ कि स्थगित मेहर जब तक कि महिला का पत्नी का विवाह विच्छेदित न हो जाए तब तक यह देय नहीं होता। पत्नी अपने स्थगित मेहर की मांग तभी करेगी जबकि उसका विवाह विच्छेदित हो जाए, उसके पहले वह मेहर की राशि मांग नहीं सकती है। क्यों नहीं मांग सकती, क्योंकि उसका नेचर कैसा है, स्थगित मेहर है। और स्थगित मेहर देय तभी होता है जब पत्नी का विवाह विच्छेदित हो जाए। विवाह विच्छेदित होने के तुरंत बाद मुअज्जल मेहर देय हो जाता है। जैसे ही उसने तलाक दिया, पति ने पत्नी को दिया या पत्नी ने पति को दिया, ठीक है, पति ने चाहे पत्नी को तलाक दे या पत्नी चाहे न्यायालय के माध्यम से अपना तलाक ले ले, तब भी जैसे ही उनका विवाह विच्छेदित हो जाएगा तब ये जो स्थगित मेहर है वह तुरंत देय मेहर हो जाएगा। यानी कि अब पति को उसका भुगतान करना ही है। और जब तक निकाह है, जब तक वह पत्नी है ना, निकाह बना हुआ है, जब तक उसका विवाह विच्छेदित नहीं हुआ है तब तक यह मेहर क्या रहता है, स्थगित रहता है। यानी कि पत्नी मेहर की मांग नहीं कर सकती, ठीक है। जो राशि निकाह के समय निश्चित की गई है या धनराशि या संपत्ति, वह उसकी मांग तब तक नहीं कर सकती जब तक कि उसका विवाह विच्छेदित न हो जाए। तो स्थगित मेहर देय कब होता है या उसकी मांग पत्नी कब कर सकती है, जब उसका विवाह विच्छेदित होगा, उसके पहले वह स्थगित मेहर की मांग नहीं कर सकती। आया ना समझ में। तो विवाह विच्छेद इसीलिए इसका नाम स्थगित मेहर है। एक चीज़ ये भी ध्यान रखना कि स्थगित मेहर वो तब भी होता है जैसे कि किसी भविष्य की घटना पर यह आधारित कर दिया गया मेहर की राशि का भुगतान कि भविष्य में अमुक घटना घटेगी तब पत्नी मेहर प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी। यदि निकाह के समय ऐसा तय किया गया, मान लो तय कर दिया गया कि निश्चित मेहर है, कोई संपत्ति या धनराशि निश्चित कर दी गई और साथ ही साथ यह शर्त रख दिया गया कि पत्नी मेहर के अपने मेहर की मांग तभी करेगी जबकि हम भविष्य में कोई अमुक घटना घटेगी या यह अमुक घटना घट जाएगी, है ना। तो पत्नी अब उस स्थगित मेहर की मांग तभी करेगी जबकि घटना घटित होगी। जब तक वह घटना घटित नहीं हो जाती तब तक पत्नी स्थगित मेहर की मांग नहीं कर सकती। और जैसे ही वह घटना घटित हो जाएगी जिस पर कि वह मेहर आधारित है ना, मेहर का भुगतान जिस घटना पर आधारित है वह घटना जैसे ही घटित हो जाएगी अब वह स्थगित मेहर की मांग कर सकती है, ठीक। अब इसमें एक चीज़ ये भी हो सकता है कि किसी घटना पर आधारित किया गया मेहर की राशि का भुगतान भविष्य की किसी अमुक घटना पर तय किया गया कि यह अमुक घटना घटेगी तभी पत्नी स्थगित मेहर प्राप्त करेगी, और वह घटना अभी घटी नहीं है और इसी बीच पति ने क्या किया, अपनी पत्नी को तलाक दे दिया। तब मेहर की राशि की मांग पत्नी कब करेगी, वह घटना घटित होने का इंतजार करेगी या विवाह विच्छेदित होने के तुरंत बाद करेगी। विवाह विच्छेद होने के तुरंत बाद वह मेहर स्थगित मेहर क्या हो जाएगा, देय हो जाएगा, भले ही घटना घटित हो चाहे न हो, है ना। लेकिन यदि विवाह विच्छेदित नहीं हुआ है तब ऐसी स्थिति में जब तक घटना घटित नहीं हो जाएगी तब तक मेहर की मांग नहीं की जा सकती है। लेकिन यदि जिस घटना पर यह मेहर स्थगित किया गया है ना, और वह घटना भी घटित नहीं हुई और इसी बीच क्या हो गया, विवाह विच्छेदित हो गया, तब तो विवाह विच्छेदित होते ही पत्नी स्थगित मेहर की अधिकारिणी हो जाएगी। अब घटना के घटित होने का इंतजार नहीं किया जाएगा। आया ना समझ में। ये है स्थगित मेहर या मुअज्जल मेहर। आ गया ना ये। तो ये हो गया
मेहर का वर्गीकरण उचित मेहर या प्रथागत मेहर, अनिश्चित मेहर और निश्चित मेहर, ये भी 2 प्रकार का। तुरंत देय मेहर ये मुअज्जल मेहर होता है और स्थगित मेहर ये मुअज्जल मेहर होता है। ठीक है। अब एक प्रश्न ये भी उत्पन्न हो सकता है कि मेहर की राशि तो निश्चित कर दी गई, निकाह के समय मेहर की राशि निश्चित कर दी गई कि पत्नी अमुक राशि या अमुक धन संपत्ति मेहर के रूप में पति के द्वारा पत्नी को दिया जाएगा। ठीक, लेकिन उसमें यह नहीं लिखा गया कि वह तुरंत देय होगा यानी कि मुअज्जल होगा, कि वह स्थगित होगा या मुअज्जल होगा। इसके बारे में कोई चर्चा नहीं की गई। बस यह बताया गया कि पत्नी अमुक धनराशि या अमुक संपत्ति मेहर के रूप में प्राप्त करने की अधिकारिणी होगी, निश्चित कर दिया गया। लेकिन उसमें यह निश्चित नहीं किया गया कि वह तुरंत देय प्रकृति का होगा कि स्थगित प्रकृति का होगा। तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? तब उसको हम तुरंत देय मेहर मानेंगे कि स्थगित मेहर मानेंगे? मानो मेहर की राशि निश्चित हो गई, लेकिन उसमें यह नहीं तय किया गया कि वह तुरंत देय प्रकृति का होगा कि स्थगित प्रकृति का होगा। तब ऐसी स्थिति में क्या होता है? कुछ ऐसी कोई घटना हुई है तुम्हारे नॉलेज में? तब ऐसी स्थिति में क्या माना जाएगा? यदि वह सुन्नी निकाह है यानी कि सुन्नी विधि में क्या होगा? कुछ धनराशि, ठीक है, कुछ धनराशि तुरंत देय हो जाएगा, है ना, और शेष धनराशि जो बचा है वह स्थगित हो जाएगा। है ना समझ में? ठीक है। जो सुन्नी विधि है, सुन्नी विधि के अंतर्गत यदि निकाह संपन्न हुआ और मेहर की राशि निश्चित की गई कि अमुक धनराशि या अमुक संपत्ति पति के द्वारा पत्नी को मेहर के रूप में दिया जाएगा, लेकिन उसमें यह तय नहीं किया गया कि वह तुरंत देय होगा कि स्थगित होगा। यह नहीं बताया गया कि वह मुअज्जल मेहर है कि मुअज्जल मेहर है। विवाह निकाह हो गया, अब बाद में पत्नी को लगा कि नहीं हमें मेहर चाहिए जो निश्चित मेहर है, तो पति कहेगा कि तो तय ही नहीं है। तब ये वो पति हमेशा कहेगा कि ये कैसा मेहर है? स्थगित मेहर। वो तो अपने लाभ के लिए न बोलेगा। वो क्यों कहेगा कि नहीं तुरंत देय मेहर है? वो कभी नहीं बोलेगा। कहेगा कि जब मेहर की राशि निश्चित की गई लेकिन वह तय नहीं हुआ कि तुरंत देय मेहर है, तो पूरी की पूरी राशि वो हमेशा ये कहेगा कि स्थगित ही माना जाएगा। वो यही कहेगा क्योंकि उसमें उसका लाभ है, उसको देना नहीं ना पड़ेगा। यदि वो तुरंत देय मेहर कर देगा तब तो पत्नी ने डिमांड कर दी, अब उसको तो देना ही देना है ना। और नहीं दिया तब जानती हो कि उसके साथ क्या होगा, है ना। तो वो कभी भी ये कहेगा ही नहीं कि तुरंत देय मेहर है, वो हमेशा इसी पर अड़ा रहेगा कि नहीं तो हम इसको क्या मानेंगे? स्थगित मेहर। और जब तक विवाह विच्छेदित नहीं होगा तब तक तो मेहर के अधिकारिणी नहीं होगी, वो यही बोलेगा। तब ऐसी स्थिति में सुन्नी विधि में क्या माना गया कि यदि सुन्नी वो मुसलमान है तब ऐसी स्थिति में कुछ धनराशि तुरंत देय होगा और कुछ धनराशि स्थगित होगा। ठीक है। और जो सिया विधि है उसमें सिया विधि में यदि धनराशि निश्चित की गई और यह तय नहीं किया गया कि वह मुअज्जल है कि मुअज्जल है, तब ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी धनराशि क्या होगी? तुरंत देय होगी, है ना। ठीक है। सिया विधि में पूरी की पूरी राशि फिर क्या मानी जाएगी? तुरंत देय मेहर मानी जाएगी। यदि इस बात का उल्लेख नहीं किया गया कि वह निश्चित मेहर तो है लेकिन तुरंत देय है कि स्थगित है, ठीक है, तब ऐसी स्थिति में पूरी की पूरी धनराशि जो निश्चित की गई है मेहर के रूप में वह कैसी होगी? मुअज्जल होगी, है ना। वह मुअज्जल मेहर माना जाएगा। और सुन्नी विधि में कुछ धनराशि मुअज्जल होगी और शेष जो बची है वह मुअज्जल होगी। ठीक, आया ना समझ में? अब मेहर की विषय वस्तु सब्जेक्ट मैटर
मतलब कि मेहर के रूप में क्या निश्चित किया जा सकता है, क्या निश्चित नहीं किया जा सकता। तो कोई भी मूल्यवान वस्तु जिसका कि विधि की दृष्टि में कुछ न कुछ मूल्य हो, या कोई भी मूल्यवान वस्तु, कोई भी धनराशि या रुपया पैसा, है ना, कोई भी मूल्यवान वस्तु का मतलब कि जिसका कोई न कोई मूल्य हो। कुछ लोग जैसे जेवर हो गया, उसका भी तो मूल्य है ना मार्केट में, तो उसकी मार्केट वैल्यू है ही। या कोई पैसा ही निर्धारित कर दिया गया कि ठीक है 1 लाख 2 लाख 3 लाख कितना भी हो, ठीक, कि 1 लाख देंगे 2 लाख देंगे, उतनी तो हमें लगता नहीं है कि कोई निर्धारित करता होगा। कि करते हैं? नहीं करते ना। है ना, उतनी मेहर की राशि कोई अपने ऊपर न्यूनतम का न्यूनतम सोचते हैं कि कितना कम से कम मेहर की राशि हो, है ना। लेकिन फिर भी इतनी भी हो सकती है, समांतर लोग 1-2 लाख तो करेंगे नहीं, 10-20 हज़ार कर ले तो बहुत है ना। अब वो 1 लाख 2 लाख 3 लाख करने लगे तब तो वो कहेंगे कि भैया हम ये सदिये नहीं करेंगे, इससे अच्छा बाद में हमें 2-3 लाख देना पड़ जाएगा यदि उतनी धनराशि निश्चित कर दिए। नहीं तो एक सीधे तय कर लो कि 1 किलो सोना, तो तलाश नहीं दे पाएगा, है ना, है कि नहीं। नहीं तो आधा किलो सोना, या कम से कम आधा किलो नहीं तो 250 ग्राम सोना तो कम से कम रहे ही रहे। 250 ग्राम सोना भी बहुत हो गया है ना। जब तुम अपना निकाह करना तो कहना कि नहीं हमारी मेहर की राशि कम से कम 250 ग्राम सोना रहेगा क्या चीज? तो फिर उसका निकाह ही नहीं हो पाएगा, कहेंगे भैया इतना हम दे ही नहीं पाएंगे, कौन देगा। 250 ग्राम सोना की मार्केट वैल्यू उस समय मालूम है कितनी है, तब तो करोड़ों 1-2 करोड़ तो हो ही जाएगा, बोलो उतना हो जाएगा वो 250 ग्राम सोना। लेकिन कहना कि नहीं हम इतने ही नहीं करेंगे, आओ जो करेगा भैया 250 ग्राम सोना है मेहर की राशि निश्चित है, और वह भी तुरंत दे होगा, स्थगित भी नहीं, है ना, कि वह तुरंत दे प्रकृति का रहेगा, स्थगित नहीं रहेगा। और 250 ग्राम सोना है, चाहे 250 ग्राम सोने का हार दो, चाहे जेवर बना के पूरा दो, चाहे 250 ग्राम ऐसे ही सोना ही दे दो, है। तो हिंदू विधि में नहीं होता है ना, लेकिन मुस्लिम विधि में तो है। तब लग रहा है ना कि हिंदू विधि में भी होना चाहिए। तो तुम भी अपना विवाह करती तो कहती कि नहीं हम कम से कम इतना लेंगे, हमारी पढ़ाई लिखाई का कम से कम जितना हम पढ़े लिखे हैं वो खर्चा तो निकल जाए, है कि नहीं। हमारा स्कॉलरशिप नहीं आया, पूरी स्कॉलरशिप की राशि जोड़ लेना कि मान लो हर साल में कुछ नहीं तो 12-12 हज़ार जोड़ लिए तो 36 हज़ार ये हो गया, BA किए, ये सब डिग्री लिए, इतना परीक्षा का फार्म भरे, ये सब जोड़ जाड़ के हमारा इतना हुआ। तो अब इतनी हमारी मेहर की धनराशि है, अब जो देगा उसी से हम विवाह करेंगे। है ना, है काहे देगा ही नहीं, तो फिर पता चला शादी नहीं हो रही है कि नहीं। तो पता चला शादी नहीं हो रही है, तब फिर होगा कि चलो भैया जो भी दे दे अब कर ही लें, नहीं तो एक समय के बाद होगी भी नहीं, ये भी तो समस्या है। तब तो मेहर की विषय वस्तु कोई भी मूल्यवान वस्तु हो सकती है जिसका कि कोई न कोई मूल्य होना चाहिए। कोई भी मूल्यवान वस्तु, वह रुपया पैसा भी हो सकता है, जेवर भी हो सकता है ना, या कोई अन्य वस्तु भी हो सकती है जिसका कि मार्केट में कुछ न कुछ वैल्यू हो, ठीक है। साथ ही साथ किसी भी प्रकार की कोई भी चल संपत्ति हो गई, है ना, चल अचल मूर्त या अमूर्त संपत्ति, ठीक है, कोई धनराशि या क्या होता है कोई मूल्यवान वस्तु, ये हो गया। यहाँ तक कि लोग मेहर के रूप में कर देंगे, ठीक है कुरान का पाठ करा देंगे, है ना। तो एक काम से कम ये होनी चाहिए, चल अचल मूर्त
अमूर्त संपत्ति या कोई धनराशि या कोई मूल्यवान वस्तु जो कि वर्तमान में हो, भविष्य का नहीं कि भविष्य में वो आएगा या मिलेगा। भविष्य की कोई भी संपत्ति, कोई भी धनराशि मेहर के रूप में निर्धारित नहीं की जा सकती है। जो भी मेहर की धनराशि निश्चित की जा रही है वो प्रेजेंट टाइम में मौजूद रहना चाहिए। ये नहीं कि कोई प्रॉपर्टी, ऐसी प्रॉपर्टी हम मेहर के रूप में निर्धारित कर दें जो अभी हमारी है नहीं, बाद में मिलेगा, कि जो हमें बाद में मिलेगा वह मेहर की वो हम मेहर के रूप में अपनी पत्नी को दे देंगे। ऐसा नहीं होगा। पता नहीं मिला नहीं मिला तो भविष्य की बात है ना, पता नहीं मिला कि नहीं मिला ये तो तय है नहीं। तब तो जो भविष्य में प्राप्त होने वाली कोई संपत्ति है या धनराशि है वह मेहर के रूप में निर्धारित नहीं की जा सकती। मेहर के रूप में वही संपत्ति निर्धारित की जा सकती है जो वर्तमान समय में मौजूद है और वह उसका है, पति का हो, है ना। दूसरे की प्रॉपर्टी थोड़ा दे देगा मेहर के रूप में, है कि नहीं। तो वर्तमान में होना चाहिए। और वह चल अचल कोई भी संपत्ति हो सकती है। चल अचल मतलब ऐसी संपत्ति जो एक जगह से दूसरी जगह उठाकर हम लेकर जा सकते हैं, जैसे जेवर वर हो गए ना, ये सब चल संपत्तियां हैं। अचल संपत्ति जैसे ज़मीन है, मकान है, खेत है, ये सब है, अचल संपत्तियां हैं। मूर्त और अमूर्त संपत्ति। मूर्त संपत्ति मतलब कि जिसकी ऐसी संपत्ति जिसकी काया हो, जिसको कि हम आँख से देख सकें, है ना। वो भी दो प्रकार की होती है, चल मूर्त संपत्ति और अचल मूर्त संपत्ति। ठीक है। अमूर्त संपत्ति जिसकी कोई काया नहीं है, यह एक अधिकार के रूप में होता है। ठीक है। वह कैसे रहता है? अधिकार के रूप में रहता है। जैसे किराया प्राप्त करने का अधिकार, यह कैसी संपत्ति है? अमूर्त संपत्ति है। मान लो कि पति का कोई घर है या 2-3 घर है, उसने 1-2 घर को क्या कर दिया है? किराया पर उठा दिया है, उठा दिया ना, किराया उससे मिल रहा है। तो कहा कि ये जो किराया हमें मिलता है, किराया प्राप्त करने का जो हमारा अधिकार है, यह अधिकार अब हम मेहर के रूप में अपनी पत्नी को दे रहे हैं। तो ये जो अधिकार ट्रांसफ़र कर दिया है तो यह भी मेहर के रूप में निश्चित हो सकता है और यह कैसा माना जाएगा? अमूर्त संपत्ति मानी जाएगी, क्योंकि यहाँ पर राइट का ट्रांसफ़र हुआ ना, तो वह अमूर्त हो गया। कोई भी धनराशि या कोई भी मूल्यवान वस्तु जिसका कि कोई न कोई मूल्य होना चाहिए, यह मेहर की राशि के रूप में निर्धारित की जा सकती है। और यह हमेशा ध्यान रखना कि वह जो वस्तु हो, चाहे धनराशि हो, कुछ भी हो, वह भविष्य में प्राप्त होने वाली नहीं होनी चाहिए, है ना। वह प्रेजेंट टाइम में मौजूद होना ही चाहिए। वही राशि या संपत्ति मेहर के रूप में निर्धारित की जा सकती है। अब मान लो कि यदि भविष्य में प्राप्त होने वाली संपत्ति को मेहर के रूप में निर्धारित कर ही दिया गया है, तब ऐसी स्थिति में क्या होगा? समानता तो नहीं किया जाना चाहिए कि भविष्य में जो प्राप्त होने वाली संपत्ति है वह मेहर के रूप में निर्धारित नहीं की जा सकती है। लेकिन यदि निर्धारित कर ही दिया गया, निकाह हो रहा है, उसमें तय कर दिया गया कि अभी हमें 10 लाख रुपए या 1 लाख 2 लाख रुपए या कोई संपत्ति हमें प्राप्त होने वाली है, भविष्य में मिलेगी, जब मिलेगी तब हम मेहर के रूप में यही देंगे। अब नहीं मिली तब कुछ भी नहीं दे देंगे। तब यदि भविष्य के बारे में, यदि भविष्य में प्राप्त होने वाली संपत्ति को या धनराशि को मेहर के रूप में निर्धारित किया गया है, तब ऐसी स्थिति में न्यायालय या विधि यह मानकर चलती है कि उस निकाह में कोई भी मेहर निश्चित किया ही नहीं गया है ना। उस स्थिति में न्यायालय यह मानकर चलेगी कि किसी भी प्रकार का कोई भी मेहर निर्धारित नहीं किया गया है। तब अब पत्नी कौन सी मेहर प्राप्त करेगी? उचित मेहर। अभी पढ़ाए थे ना कि जब निकाह होते समय मेहर के बारे में कोई चर्चा ही नहीं किया गया, मेहर की कोई राशि निश्चित ही नहीं की गई, तब ऐसी स्थिति में पत्नी मेहर तब भी प्राप्त करेगी। और वह मेहर कैसा होगा? उचित मेहर, है ना। तब यदि भविष्य की कोई संपत्ति, भविष्य में जो आने वाली संपत्ति है उसको मेहर के रूप में निर्धारित कर दिया जाता है, तब यह मान लिया जाता है कि उस निकाह में मेहर निश्चित किया ही नहीं गया है और पत्नी उचित मेहर प्राप्त करने की अधिकारी होती है। ठीक है। अब देख लो मेहर की धनराशि
कितनी कम से कम कितनी हो सकती है और अधिक से अधिक कितनी हो सकती है, यह भी ध्यान रखना। तो मेहर की राशि कोई भी न्यूनतम या अधिकतम निश्चित हो सकती है, उस पर किसी भी प्रकार का कोई भी प्रतिबंध नहीं है। इसकी कोई अधिकतम सीमा निर्धारित नहीं है कि मेहर की धनराशि कितनी अधिकतम हो सकती है। अधिकतम कुछ भी निर्धारित किया जा सकता है, ठीक है। लेकिन ये ध्यान रखना कि सुन्नी विधि है, सुन्नी विधि के अंतर्गत जो न्यूनतम राशि है वह निश्चित है। मेहर की न्यूनतम राशि निश्चित है कि 10 दिरहम, ठीक है। न्यूनतम 10 दिरहम की धनराशि से कम नहीं हो सकती है ना। न्यूनतम कितना है? 10 दिरहम। सुन्नी विधि के अंतर्गत जो मेहर की न्यूनतम धनराशि है वह 10 दिरहम से कम नहीं हो सकती, अधिक चाहे जितनी भी हो जाए। तो कम से कम 10 दिरहम की मेहर, 10 दिरहम का मतलब होता है 2.97 ग्राम इसका चांदी का सिक्का, मतलब कि 2.97 ग्राम चांदी के सिक्के का प्रेजेंट टाइम में जो मूल्य होगा वह सुन्नी विधि के अंतर्गत मेहर की न्यूनतम धनराशि होगी। अभी नहीं, अभी तो यही पढ़ा रहे हैं। अब देखो टाइम मिलेगा तभी पढ़ाएंगे, अभी तो ये पढ़ा लें, है ना। 10:30 बजे से पढ़ा रहे हैं, 12 बजे हमें लगता है आई हूँ। 12 बज रहा है ना, कितना बज रहा है, टाइम कितना हुआ अभी? 11:41 हुआ है ना। चलो ठीक है। तो सुन्नी विधि में न्यूनतम 10 दिरहम की धनराशि मेहर के रूप में निश्चित की जा सकती है, इससे कम की धनराशि निश्चित नहीं की जा सकती। तो 1 दिरहम, ये 10 दिरहम है ना, तो ये 1 दिरहम है, ठीक है। 1 दिरहम बराबर है ये 1 दिरहम चांदी का, 1 दिरहम का मूल्य होता है 2.97 ग्राम चांदी का सिक्का। तो 10 दिरहम, इसमें 10 का क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे ना, गुणा कर देंगे, तो जितना राशि आएगा वह न्यूनतम धनराशि होगी। कम से कम उतनी धनराशि मेहर के रूप में निश्चित होनी ही चाहिए, उससे कम की नहीं हो सकती। तो ये ध्यान रखना, अपने निगाह में कम से कम ध्यान रखना कि 10 दिरहम, ठीक है। और उनको बताना कि ये नियम है क्या, ये मुस्लिम ला का क्या है, नियम है मुस्लिम विधि का। मुस्लिम विधि में जो निकाह होता है, तो निकाह होते समय मेहर की राशि दी जाती है ना, पति के द्वारा पत्नी को मेहर की राशि दी जाती है ना। तो वही मेहर चैप्टर पढ़ा रहे, तो मेहर कम से कम कितनी पति के द्वारा पत्नी को दिया जाना चाहिए। तो मेहर की धनराशि कम से कम 10 दिरहम होना ही चाहिए, उससे कम की राशि निर्धारित नहीं हो सकती। अब यदि कहीं होगा तो आवाज़ उठाना कि नहीं, कम से कम 10 दिरहम तो होना ही चाहिए। मुस्लिम विधि के अंतर्गत तो ये नियम है ना, और वो भी सुन्नी विधि में है, ठीक है। तो 1 दिरहम बराबर कितना होता है, 1 दिरहम बराबर 2.97 ग्राम चांदी का सिक्का। तो इतना चाहिए, एक चांदी का सिक्का है। अरे किसी पे उठाना चाहे मत खाना, अपने में उठाना ही खाना। हाँ, किसी में भले ही मत करना, लेकिन अपने में तो कहो भी कि कम से कम कितनों भी राशि, कितनी भी राशि निश्चित हो, कम से कम वह 10 दिरहम से कम नहीं होनी चाहिए। 10 दिरहम का मतलब 1 दिरहम बराबर 2.97 ग्राम चांदी का सिक्का है ना, 1 दिरहम बराबर होता है। 1 दिरहम का मूल्य कितना है, यानी कि 2.97 ग्राम एक चांदी का सिक्का दो, उसका फिर मार्केट वैल्यू पता करो, या सुनार के यहाँ जाना, पहले से सही कर लेना कि भैया चांदी का सिक्का है 2.97 ग्राम का, लगभग 3 ग्राम हो रहा है, उसका कितना मूल्य है, उस मूल्य में फिर क्या करोगी, 10 का मल्टीप्लाई कर देना, जितनी राशि आएगी वह क्या होगी, न्यूनतम मेहर की राशि। कम से कम उतना मेहर होना ही चाहिए, है, उससे कम होना ही नहीं चाहिए। ये मुस्लिम विधि कह रही है ना, ये मुस्लिम विधि का नियम है। सुन्नी विधि में ये नियम है, कम से कम 2.97 ग्राम होना ही चाहिए। यानी कि एक चांदी का सिक्का है, इसमें 10 का मल्टीप्लाई करोगी तब उसके बाद आएगा ना,
तो 2.97 में 10 का यदि मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना ग्राम चांदी का सिक्का आ गया करके बताओ। 2.97 में 10 का मल्टीप्लाई करिए कितना आएगा बोलो। 2.97 इंटू 10 2.97 इंटू 10 29.7 बस सिंपल सा है ना 29.7 ठीक है। ये क्या है ग्राम क्या होगा चांदी का सिक्का कम से कम यानी कि इसका जो वैल्यू होगा मार्केट वैल्यू है ना 29.7 ग्राम चांदी के सिक्के का जितना मूल्य होगा इस समय करंट टाइम में उतना कम से कम न्यूनतम धनराशि होगी मेहर की 29.7 ग्राम। तो चांदी तो इतना महंगा होता भी तो नहीं है ये बहुत बड़ा धनराशि तो होगी नहीं। चांदी कितना सस्ती तो होती है क्या चीज़ है 50 क्या 1000 किलो में है तब बहुत ही कम है। वही तो गोल्ड का तो बहुत ही ज़्यादा रेट है तो किलो में नहीं होगा ना वो तो ग्राम में होगा वो तो ग्राम में होगा ना जो 32-33 हज़ार होगा तो 1-2 ग्राम का होगा 1 ग्राम का। तो ये होता सोने का रहता तब कुछ फायदा भी मिलता 29 ग्राम देने में तो उनकी हालत खराब हो जाती सोना है कि नहीं है। चांदी सस्ती है इसीलिए हुआ कि दिरहम नहीं रखे तो उन्होंने फिर यहाँ का चांदी का सिक्का एक सोने का सिक्का रख देते तब जो है कि पति का हालत खराब होता थोड़ा। जब 29 ग्राम चांदी का सिक्का का मार्केट वैल्यू वो निकालता है ना गोल्ड होता तब समझ में आता इतने इससे कम गोल्ड हमको तो वैसे भी नहीं मिलना चाहिए मेहर के रूप में है कि नहीं है। तो मेहर क्या है पति के द्वारा पत्नी के सम्मान स्वरूप दी गई धनराशि है। इसमें समानता क्या होता है पति के द्वारा क्या किया जाएगा जेवर ववर दे दिया गया तो वो भी मान लिया गया मेहर है ना जेवर दे देते हैं तो मेहर हो गया कि ये मेहर है। तो इसी तरह तो हिंदू विवाह में भी तो होता है दुल्हन को जेवर कौन देता है पति की तरफ से तो दिलाया जाता है। हाँ वो तो अपने से अपने मन से बना लेते हैं कि भैया उनकी खुशी है लेकिन फिर भी एक प्रथा तो है वो नियम नहीं है वह नियम नहीं है हिंदू विधि का वो नियम नहीं है कि पति के द्वारा उसको दिया ही जाए है ना नियम नहीं है लेकिन फिर भी दिया जाता है। यह एक प्रथा बन गया है यह एक प्रथा है कि पत्नी को जो जेवर दिया जाएगा वह पति के घर से दिया जाएगा है ना। लेकिन मुस्लिम विधि में यह नियम है यह एक बाध्यकारी नियम है बिना इसके विवाह संपन्न हो ही नहीं सकता ठीक है। ये तो है नहीं कि हाँ पत्नी को जो है कि पति के द्वारा हिंदू विधि में जेवरात नहीं दिए गए तो उसको कोई उसके अगेंस्ट राइट मिलेगा कोई राइट नहीं मिलेगा है ना। बस उसको क्या करना है संतोष कर ले या नहीं मिला संतोष करके बैठे। लेकिन यहाँ पर यदि पत्नी को मेहर नहीं मिला या मेहर की राशि नहीं दिया गया उसने मांग की तब तो ऐसी स्थिति में बहुत ही खराब कंडीशन होगा है ना पति देगा ही देगा ठीक है। तो मुस्लिम विधि में यह नियम है और वो भी बाध्यकारी नियम है और हिंदू विधि में क्या है प्रथा है केवल बाध्यकारी नियम है नहीं कि वो दे ही दे ऐसा कोई है। वापस कहाँ ले सकते हैं मतलब किसमें वो तो महिला को दे दिया गया तो उसी महिला का उसका हो गया ना वो तो उसका अपना वो है कि दे वापस तो बात अलग है लेकिन देता कौन है कोई नहीं देता है। कोई भी ऐसी लड़की हो जो जेवर पाने के बाद दे दे किसी कीमत पर नहीं देगी चाहे कुछ हो जाए वो उसके बेस पर तलाक भी ले लेगी लेकिन है तो लड़के वाले लोग काहे नहीं लड़के वाले तो देते ही हैं पत्नी को देते हैं फिर उसके बाद फिर कहाँ उसको मिलता है। इन केस कभी अलग भी होना पड़े तब भी यदि तलाक हो रहा है तो पत्नी कभी भी अपना जेवर नहीं छोड़ती है
वो अपने कपड़े छोड़ देगी, जो दहेज में सामान मिला है वो छोड़ देगी, लेकिन जेवर कभी भी ऐसा बता दो कि कोई छोड़ा है, कोई नहीं छोड़ा है ना। जेवर लड़कियों का सबसे प्रिय है, वो उसके लिए लड़ाई झगड़ा सब कर लेगी, यहाँ तक कि तलाक भी कर लेगी। यदि पति ले भी लिया या पति के घर वाले, उस पर वो देखिए घर में कितना घमासान मचाती है कि नहीं मेरा जेवर दो, चाहे जैसे ला कर दो, है ना। जब तक ले नहीं लेगी तब तक वो रोज़ लड़ाई करेगी, ये करेगी वो करेगी, दिन मुकदमा कर देगी, सब कुछ कर देगी कि आप देंगे कैसे नहीं, है ना। उनको तो देना ही है। और पत्नी कभी भी यार वो पहले ही से ही, अब तो क्या है, अब तो ये कंडीशन है कि उसको भी, लड़की को भी घर वाले सिखा पढ़ा कर भेजते हैं, भैया जेवर वो मिला है संभाल कर अपने पास रखना, जो अलमारी दे रहे हैं हम दहेज में उसी में ला करके रखना कि तुम्हारे सास ससुर देख न पाए, कि सास ससुर देख न पाए कहाँ रखी हो, है ना। तो बता तो रहे हैं कि आजकल यही तो हो रहा है, हो रहा है नहीं हो रहा है यही होता है। तो आपकी मम्मी नहीं है, सबकी मम्मियों की बात कर रहे हैं ये सबके मम्मियों की बात कर रहे हैं, जितनी भी लड़कियां हैं उनकी मम्मियों की बात बता रहे हैं। तो पहले से ऑलरेडी उसको अलर्ट करके ही भेजते हैं, शादी से पहले की जो भी जेवर वर मिला है भैया उसको संभाल कर रखना, और जो अलमारी दिए हैं उसी में लॉक करके रखना, और निगाह बनाए रखना कि कोई खोल के इधर से निकाल न ले, है ना। होता ही नहीं, यही हो रहा है। और का लाख देखो, पत्नी जाती है जैसे पहुँचते अपना जेवर निकाल कर रखेगी तो तुरंत पहले लाख लगाएगी, भले किसी में लगाना भूल जाए लेकिन उसमें कभी नहीं भूलेगी। और जब भी अपने मायके जाएगी तो उसको अपने बैग में लेकर ही जाएगी, छोड़कर ससुराल कभी नहीं जाती है है ना। ये भैया इस समय यही चल रहा है, वो कभी भी छोड़कर नहीं जाती है अपने मायके, जब भी जाएगी अपना गहना लेकर ही जाएगी, भले उसको पहने चाहे ना पहने, लेकिन वो सिक्योरिटी में लेकर जाएगी ही जाएगी, वो कभी भी छोड़कर नहीं जाएगी। फिर एक महीना या एक हफ्ते के लिए अपने ससुराल जा रहे मायके जा रहे हैं तो गहना छोड़कर जाए। जमाना खराब क्या हो गया है, कुछ नहीं हुआ है उसका जेवर फिर भी, लेकिन उसके मन में पहले से ही, उसके मन में शंका पैदा कर दी गई है शादी से पहले ही, है ना। उसके मन में पहले से ही शंका पैदा कर दी गई है कि तुम्हारे जेवर छीन लिए जाएंगे या रख लिए जाएंगे, जबकि होता नहीं है ऐसा, लेकिन फिर भी उसके मन में शंका है। और अरे वो पहले ले लेती थी, अब नहीं लेती, अब तो पहले ही वैसे ही अब नहीं देती हैं तो ले कहाँ से लेंगी, बता तो रहे हैं। पहले से ही अलर्ट करके बेचती हैं ना, तो जेवर भले ही सब कुछ वैसा रखना, लेकिन कहाँ ले लेती हैं। अब देती कौन है, कौन लड़की देती है, कोई नहीं देता है। कौन सीधी होती, कोई नहीं होती, कम से कम गहना के लिए तो कोई भी लड़की सीधी नहीं होती, बेकार नहीं होती। हम गहने के लिए बोल रहे हैं कि गहने कोई नहीं देगी, चाहे कितनी भी सीधी हो, वो गहने अपने सास ससुर के हाथ में कभी नहीं देगी। नहीं देती है, कोई नहीं देती है, वो गहने नहीं देगी, बाकी भले आप सब कुछ देते, सब कुछ करेगी, लेकिन गहना मांगने पर देगी नहीं। और सबसे पहले जहाँ एक बार यदि उसकी सास ने मांग भी लिया तो देने से पहले भी पहले अपने घर पर बताएगी कि हमारे जो है कि सास या ससुर या घर पर मांग रहे हैं मेरे जेवर, हम दे कि न दे, है ना। तो उनका अपना आपस में वो कुछ होगा, अपना वो तालमेल, है ना। तो वही तो बता रहे हैं, तो तब मांग लेती है, वो बात अलग है। वही तो वो तो पहले की शादी होगी ना, पहले ज़माने की होंगी। अभी की कोई भी लड़की नहीं देती है ना। तो समानता कोई नहीं देता है। और अधिकतर क्या 100% गारंटी 100% है कि लड़की के यदि विवाह हो रहा है तो उसको ये जरूर 100% सिखा पढ़ा कर भेजा जाता है कि भैया गहने पर जरूर ध्यान रखना, भले कोई ध्यान दो चाहे मत दो, है ना। जेवरात ध्यान में रखना। और यदि सास ससुर ने मांग भी लिया तो सबसे पहले वो फ़ोन करके अपनी सिस्टर को या अपने सास अपने माँ बाप को या अपने पिता को बताए चाहे ना बताए, लेकिन वो अपनी मम्मी को ज़रूर फ़ोन करके बताएगी कि हाँ मेरी होता है, क्योंकि ऐसा मुकदमे आते हैं कोर्ट में
गहने को लेकर के तलाक हो रहा है कि हमारा गहना क्या किए, ज़बरदस्ती छीन लिए। अरे गहना छोड़े, यहाँ मोबाइल फ़ोन पर तलाक हो गया, बाकी तो छोड़ ही दीजिए, है ना। आप अभी कचहरी में जाइए, जब परिवार न्यायालय में हम कहते हैं ना कि आप एक आध दिन टाइम निकाल करके पर फैमिली कोर्ट जहाँ बना है, लखनऊ में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ फैमिली कोर्ट बना है, वहाँ चले जाइए, नहीं तो बाराबंकी में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, वहाँ जाइए, फैमिली कोर्ट में जाइए, तब आपको पता चलेगा कि किन किन छोटे छोटे मैटरों पे इस समय तलाक का मुकदमा चल रहा है। जब जाएंगे तब तो देखेंगी, अब घर में तो पता नहीं चलेगा ना ऐसे, और उसकी रिपोर्टिंग भी नहीं होती है कि न्यूज़पेपर में आएगा। नहीं, वास्तव में देखना है, आपको अनुभव मिलेगा ना उससे। आप उसी फील्ड से हैं, आपको एक आध बार जैसे कोर्ट कचहरी में जाइए और वहाँ कम से कम कुछ नहीं तो फैमिली कोर्ट में जाकर कम से कम फैमिली कोर्ट देखिए, बाराबंकी में है ना, बाराबंकी में फैमिली कोर्ट बना हुआ है, वहाँ जाकर देखो क्या हो रहा है। और क्या, वहाँ जाओ, वहाँ कोई मना करेगा नहीं, वहाँ न जज मना करने वाले हैं, न वकील मना करने वाला है, वहाँ कोई पूछने वाला भी नहीं है कि आप यहाँ क्यों खड़े हैं, है ना। या आपका आईडी कार्ड बना होगा तो स्पेशली आईडी कार्ड लेकर जाना, है ना। आई कार्ड बना होगा महाविद्यालय का तो आई कार्ड लेकर जाना, तब भी कोई कुछ नहीं बोलेगा। क्यों नहीं बना? अच्छा बनवा लो, यहाँ बन तो रहा है, तब क्या तुम बनवाएंगे? तो यहाँ बन रहा है, बनवा लो, ठीक है। आई कार्ड बन रहा है तो आई कार्ड रख लो, या यहाँ एंट्री वैसे नहीं हो जाएगी, कोई नहीं पूछता वहाँ। हाई कोर्ट में ना जाओ ना, हम करें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जाइए, जिला कचहरी में, वहाँ पर परिवार न्यायालय है ना। अब लखनऊ का तो हमें नहीं मालूम है कहाँ पर है, लखनऊ में भी है नहीं, कौन सा? बाराबंकी का तो यहीं पर है ना, वो तो जवाहर जो JNPG कॉलेज है उसी के बगल में है, जवाहरलाल नेहरू जो महाविद्यालय है उसी के बगल में ही तो है। हाँ एकदम, वो यहाँ नज़दीक पड़ेगा, है ना। वही बस स्टैंड जहाँ है उसी के जस्ट सामने है, कचहरी बना हुआ है। नहीं, वैसे भी जाएंगे तो भी कोई पूछने वाला नहीं है वहाँ, वहाँ कोई नहीं पूछेगा कि आप यहाँ क्यों आई हैं, किस लिए आई हैं, क्यों खड़ी हैं, कोई कुछ नहीं बोलेगा। आप खड़े करके वहाँ मुकदमे की कार्रवाई देखिए, और देखिए जब सुनेंगी तब ना पता चलेगा कि यह मुकदमा किस लिए हुआ है तलाक का, तब पता चलेगा। छोटी से छोटी बात पर मुकदमा चल रहा है, तो रियलिटी जब जाकर देखेंगी तभी तो पता चलेगा। अरे मोबाइल फ़ोन से कई बार कई ऐसे तलाक हुए हैं, हम लोगों ने खुद मुकदमे भी, कई ऐसे मुकदमे आए हैं जो दाखिल भी किए हैं, ऐसा थोड़ा है। 1-2 साल हमने सोनभद्र में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में प्रैक्टिस भी किया है, तब बता रहे हैं, वहाँ देखे हैं तब बता रहे हैं कि कैसा चल रहा है। यहाँ तक कि कोर्ट में जो दहेज का सामान मिला है, एक एक चीज़, एक एक बर्तन तक आया है, तब लड़की लेकर गई है कोर्ट से उठा के, ऐसा हुआ है। तब कभी ऐसा तो हम कभी सुने ही नहीं है। अरे बर्तन, लोटा गिलास चम्मच ये सब कुछ, और एक थाली तो चेंज हो गई थी, तो कही कि भैया ये हमारा नहीं है, हमारी थाली दूसरी थी, नई थी, ये पुरानी लग रही है, मेरी नहीं है, मेरी ओरिजिनल थाली नहीं ला कर ला, तो गया बेचारा खरीद कर लाया दूसरा, क्योंकि लो भैया तुम अपना नहीं लो, और वही कचहरी से लद के तब सामान लेकर गई। तब तो ऐसे ऐसा हो रहा है, तो गलत तो हो ही रहा है। इसे वही तो है कि इससे अच्छा शादी ही ना करिए, है ना, क्योंकि ज़िंदगी शादी के बाद फिर ज़िंदगी और भी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाएगी। आप एक बार कोर्ट कचहरी में जाएंगे, देखेंगे, आप एक हफ्ता जाइए कोर्ट में, फैमिली कोर्ट में, एक हफ्ता टहल कराएंगे, तब आप यही डिसीजन लेंगे कि हम शादी नहीं करेंगे, है ना। आपका डिसीजन चेंज हो जाएगा। इससे अच्छा कि हम शादी न करें, भैया कौन इतना कोर्ट कचहरी में आकर झेलेगा। 1-2 दिन जाकर घूम कर आओ, देखो वहाँ पर परिवार न्यायालय देख लेना कहाँ पर बना है अंदर, या किसी वकील से भी पूछ लोगी तो बता ही देंगे फैमिली कोर्ट कहाँ है ना। तो वही फैमिली कोर्ट में जाना, सिविल कोर्ट और क्रिमिनल कोर्ट में ना चली जाना, ठीक है।
इतना अभी इस समय कौन ऐसा कर ही रहा है, जहाँ शादी फिक्स हुई बस तुरंत शादी होने लगती है। लड़का देखे लड़की देखे, हाँ हो गया चलो ठीक है, 1-2 महीने के अंदर शादी हो गई। तो वही तो, इसीलिए तो नहीं, क्योंकि उनको डर रहता है ना कहीं टूट ना जाए, कहीं कोई बीच में आकर के शादी जो है खराब ना कर दे कि हाँ लगा है कोई किसी के साथ उसका पटरी नहीं खा रहा है, बाद में आया पता चला कि शादी बिगाड़ दिया, ये भी तो होता है। इसीलिए लोग चाहते हैं कि भैया अगर तय हो गया तो जितनी जल्दी से हो सके उतनी जल्दी ख़त्म करें, नहीं तो बाद में पता नहीं कौन आकर के बिगाड़ दे, क्या कर दे। तब उस हिसाब से तो जो लव मैरिज हो रही है वो तो ज़्यादा अच्छा है ना, पता तो चल ही ना जाता है, 1 साल 2 साल 3 साल रह रहे हैं साथ में, तो रह रहे हैं तो उसके दोनों एक दूसरे के नेचर को जान रहे हैं, कैसा है कैसा नहीं है, हम इसके साथ निभा पाएंगे कि नहीं निभा पाएंगे। बाद में तो सभी लोग पलट जाते हैं, यदि कुछ भी गड़बड़ हुआ, जो सबसे पहले मैरिज लगाया है वो उसका कहीं अता पता नहीं मिलेगा कहाँ गया, है ना। जो मैरिज तय कराया है पहले वही नहीं मिलेगा, उसको ढूंढते रहिए, फ़ोन करते रहिए, फ़ोन बंद करके, या तो आपका नंबर ही ब्लॉक कर देगा कि जाओ अब हमारा काम था शादी कराना, अब करा दिया, शादी के बाद का हम थोड़ा जान रहे हैं कि शादी के बाद का भी हम ठेका लिए हैं। अब आप लोग अपना समझिए। अब उधर से यदि क्या होता है, अरेंज मैरिज में भी है क्या, अब इस समय क्या है, माता पिता कहेंगे चलो देख लो, देख लिए, अगर आप मना, अगर उनको ठीक लगा, आपको ठीक नहीं लगा, आप कहेंगे नहीं हमें नहीं ठीक है, तब भी वो मानेंगे नहीं, कहेंगे नहीं हमें ठीक है, क्या गड़बड़ है, ये है वो है, ज़बरदस्ती हाँ करवा देंगे, है ना। वो यही होता है, अगर माँ बाप को पसंद आ गया, लड़का या लड़की को नहीं पसंद आया कि नहीं हम नहीं करेंगे इसके साथ, तो वो 10 बार इतना उसको टार्चर कर देंगे, हाँ फिर बाद में कहें हटो। आज यही होता है ना कि लड़का लड़की क्या करेंगे, टार्चर करेंगे। मान लीजिए अगर उसने कह दिया कि नहीं करेंगे, पसंद नहीं आया, तो पूछेंगे क्यों नहीं आया, सब कुछ ठीक तो है, ये है वो है, दुनिया भर का टार्चर करके उससे हाँ कहलवा देंगे। जब हाँ हो गया, शादी हो गई, जब कुछ गड़बड़ होगा तब माता पिता कहेंगे कि हम तो हाँ कहे नहीं, तुम ही तो हाँ बोले थे है ना, हमने तो हाँ कहा नहीं, हम तो कहते भैया सोच समझ करके हाँ ना करना, जब नहीं पसंद था उसी समय बोलना चाहिए था। तो फिर पहले तो वो अपने माता पिता से भी लड़े और उधर अपने पति या पत्नी से लड़े। इसी वजह से तो हो रहा है, ये मुकदमे क्यों बढ़ रहे हैं, इसी वजह से बढ़ रहे हैं ना, मुकदमे इसी वजह से बढ़ रहे हैं। शादी तो तुरंत तय हुई, तुरंत हो गई, होने के बाद फिर बाद में पता चला कि दोनों का मेल ही नहीं हो पा रहा है, दोनों का नेचर ही अलग है, वो उत्तर है तो वो पश्चिम है, ये दक्षिण है कि नहीं, दोनों विपरीत नेचर के हैं। उसके बाद पता चला कि अब हम लोगों का मेल ही नहीं है, वो कुछ अलग, उसका अलग सोचना है, इसका अलग सोचना है, वो पूरब वो पश्चिम, तब कहाँ से बैठेगा तालमेल। तो भले पड़ जाती है, नहीं तो फिर क्या होता है, फिर वही होता है अंत में, या तो लड़का या तो लड़की डाइवोर्स ना ले, कम से कम फिर तो अपने आप को समझौता करे कि नहीं अब इसी में इसी तरह रहेंगे, है ना। तभी तो कहा जाता है जोरू का गुलाम क्यों कहा जाता है, इसीलिए तो कहा गया है कि उसको मजबूरी है, भैया आप क्या करें, चलो जो वो करे वही सही है ना ये भी तो है कि जो वो कर रही है वही सही है। अब यदि आगे शादी को चलाना है तो किसी न किसी एक को कम में होकर रहना पड़ेगा, चाहे लड़का रहे चाहे लड़की रहे। यदि लड़की नहीं हो रही तो मजबूरी में लड़का रहेगा, यदि लड़का नहीं हो रहा है तो मजबूरी में लड़की रहेगी, और यदि दोनों नहीं हो रहे हैं तो फिर मुकदमा होगा। और आजकल यही है कि आजकल दोनों नहीं, वो अपने उसमें एटीट्यूड में, वो अपने एटीट्यूड में, कोई झुकना नहीं चाहता, इसीलिए मुकदमे बढ़ रहे हैं। छोटी से छोटी बात पर भी मुकदमा हो रहा है, कोर्ट कचहरी हो रही है ना। यही तो मेन वजह है। तो इसका सलूशन क्या है, पहले यदि तलाक का मुकदमा चल जाता था तो कहाँ कितनी दूर दूर तक शोर होता था, फिर उसका तलाक हो गया। हाँ इतना भी ना झुके, ये नहीं करें कि इतना झुक जाए कि अपना मान सम्मान सब कुछ खो दें, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो, है ना। बस हाँ उतना झुके कि जिससे कि काम चल रहा है, उनकी गाड़ी अपना पटरी पर चलती रहे, बस उतना रहे।
कि हाँ कि उतना झुके कि हाँ जिससे कि उसका मान सम्मान भी बना रहे दोनों का और साथ में उनका निभा भी जाए आगे, है ना। इतना भी न गिर जाए कि एकदम पूरे तरह से अपना मान सम्मान भी गंवा दें, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, चाहे लड़का हो चाहे लड़की हो। लेकिन क्या है, अरेंज मैरिज में तो सबसे बड़ी ज़रूरी चीज़, चाहे अरेंज मैरिज हो चाहे लव मैरिज हो, सब में क्या है, अरेंजमेंट होना ज़रूरी है, एडजस्टमेंट होना ज़रूरी है दोनों के बीच में। नहीं है तो फिर गाड़ी आगे बढ़ेगी ही नहीं, वाद विवाद होगा ही होगा। कौन हो गया है, लड़का हो गया कि लड़की हो गया है, दोनों हो गए हैं? दोनों हो गए हैं, लड़के भी हैं लड़कियां भी हैं इस समय। पड़ता ही है, बिना वैसे नहीं चलेगा कि दोनों अगर एटीट्यूड में है तो रिश्ता आगे नहीं चल सकता है। ज़रूरी नहीं है, दोनों को थोड़ा थोड़ा दोनों को झुकना चाहिए है। देखिए दोनों थोड़ा थोड़ा सा एडजस्ट कर लें, सब आगे चलेगा, आराम से चलेगा। लेकिन अब एक अपने घमंड में ही हमेशा रहे तो अगला भी कब तक झुकेगा, अगला भी कब तक मानेगा, नहीं मानेगा। ठीक है, एक बार दो बार तीन बार, है ना, तो वही तो बात है। तो कब तक, ठीक है थोड़ा सा वो झुके थोड़ा सा वो झुके, दोनों नॉर्मल रहें तो देखिए सब चलेगा सही से। लेकिन अब इस समय का यही स्थिति है कि कोई भी झुकने को तैयार है ही नहीं है। जब नहीं झुकते हैं, कोई भी नहीं एडजस्ट कर पाता है तो वही मुकदमे हो रहे हैं। क्या पहले आप ये बताइए कि क्या 10 साल पहले या 20 साल पहले क्या इतने मुकदमे होते थे? ज़्यादा टाइम झुकने का मतलब ये थोड़ा है कि हमेशा झुका ही रहे या कुछ भी रहे, हर चीज़ में नहीं, ऐसा हम थोड़ा करेंगे, ऐसा ही होना चाहिए। हाँ होता तो है, तभी तो मुकदमे सब चल रहे हैं। हाँ वो सबके साथ ऐसा कुछ ना कुछ परिस्थितियाँ हो रही हैं। अब इस समय का ऐसा ज़माना ही चल रहा है, पता नहीं ऐसा क्या आ गया सिस्टम कि विवाह हुआ। यहाँ तो विवाह होने के 1-2 महीने के अंदर ही लोग तलाक के मुकदमे जा रहे हैं दाखिल करने। तलाक नहीं हो रहा है, मुकदमे करने के लिए कचहरी में जा रहे हैं कि नहीं अब हम इसके साथ नहीं रह पाएंगे, हमारा तलाक कराइए, है ना। 1 ही 2 महीना बीत नहीं रहा है, 6 महीने बीत नहीं रहे हैं, तुरंत जो है कोर्ट कचहरी पहुंच जा रहे हैं। चाहे पति जा रहा है चाहे पत्नी जा रहा है, दोनों पहुंच रहे हैं। छोटी छोटी बातों पर लड़ाई झगड़ा कर लिए, बस पहुंच गए कचहरी। और लड़कियां सबसे ज़्यादा पहुंच रही हैं क्योंकि अब उनको अपने राइट सब मालूम है कि हमें क्या करना है। नहीं मालूम है तो वकील तो है ही वहाँ बताने के लिए कि ठीक है मुकदमा करना है, आ जाओ करते हैं, देखो उसको जेल की चक्की हम ना पिसवा दे तो कहना है ना, उसके और उसके पूरे ख़ानदान को जेल में सड़ा देंगे, यही वकील बोलेगा इसी लैंग्वेज में। आप जाइए कचहरी में एक बार केवल कि हाँ हमें अपने पति के खिलाफ मुकदमा करना है, तो देखो वकील क्या क्या बोलेगा। कहा कि उस पति नहीं उसके पूरे ख़ानदान को क्या करेंगे, जेल की चक्की पिसवाएंगे, सब कुछ कराएगा, कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं, लेकिन उसको मुकदमा दाखिल करना भी, उसका केस बढ़ेगा ना। तो इतनी आसानी से नहीं होता है, लेकिन मुकदमा हो गया ना, तो मुकदमा होने से क्या हो गया, मुकदमा हो गया, पत्नी अपने मायके में, पति अपना वहाँ अपना रह रहे हैं, वैसे ही मुकदमा चल रहा है। न ये शादी कर सकते हैं न वो शादी कर सकते हैं, अपना जब तक मुकदमा चल रहा है तब तक वो दोनों लोग शादी नहीं कर सकते ना। एक शादी बने रहने के दौरान दूसरी शादी थोड़ा कर सकते हैं जब तक कि तलाक ना हो जाए। तो तलाक होगा तभी तो करेंगे, नहीं तो द्विविवाह के दोषी हो जाएंगे ना तब। है क्या कर दें, तो दिक्कत तो होती है मुकदमे। तो इसीलिए तो जो भी तलाक के मुकदमे होते हैं या कोर्ट कचहरी में जो भी ऐसे मुकदमे आते हैं उसमें कभी डिसीजन नहीं आता है, कभी भी डिसीजन जनरली नहीं आता है। 100 मुकदमे अगर हुए हैं उसमें से 90 केसों में केवल समझौता ही होता है। 10 केस ऐसे होते हैं जिसमें डिसीजन फाइनल आता है, नहीं तो 90% केसों में क्या होता है, समझौता होता है। लड़की ने मुकदमा किया, लड़की उधर गई, लड़का आया, दोनों अपना गए। खूब जब तक शुरू में नया नया जोश रहता है कि हम इसको सबक सिखाएंगे, तब तक जो है वो मुकदमा लड़ती है। फिर जहाँ 1-2 साल बीता, पैसा ख़त्म, सब कुछ ख़त्म, फिर उसके बाद ठीक है हम समझौता करेंगे, इतना पैसा मिल जाए वो मिल जाए, बस समझौता हो गया, ख़त्म, केस उस सब ख़त्म हो गया, तलाक भी हो गया, सब कुछ हो गया। यही होता है। तो एक बार आप लोग जाइए कचहरी में, जाइए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में और फैमिली कोर्ट में जाओ, देख कर आओ वहाँ क्या हो रहा है, कैसे सुनवाई चल रही है और कैसे केसेस आ रहे हैं, किन किन बातों पर केसेस हैं,
है ना। ये देख कर आएंगे तभी तो पता चलेगा। कचहरी में जाएंगे बहुत चीज़ें सीखने को मिलेंगी, कम से कम व्यवहारिक चीज़ें, समाज में क्या चल रहा है उसके बारे में जानकारी मिलेगी, क्योंकि वहाँ पर तो विभिन्न प्रकार के प्राणी आते रहते हैं, है ना आते रहते हैं ना, हर तरह के केसेज आएंगे ना, हर तरह के केसेज आते हैं, हर तरह के प्राणी आएंगे अपना अपनी समस्या लेकर के, सब अपनी ऐसी ऐसी समस्या बताएंगे तो आप सुनेंगे लेंगे ये ऐसा भी होता है, हमें तो मालूम ही नहीं था, तब पता चलेगा है ना। डर तो लगता ही है भैया, इतना देखे हैं कचहरी में जाकर, हमने तो किसी ने करे भैया शादी ना करें उससे वही ज़्यादा अच्छा है। आपसे आज की डेट में तो हो ही रहा है, तभी तो बता रहे हैं, पहले नहीं होता था, पहले हो गई रहती तो बात अलग थी, है ना। आप तो कचहरी वचहरी सब घूम घाम कर, कचहरी सबसे बड़ी बात कि हम कोर्ट कचहरी घूम घाम कर चले आए, तो देख कर चले आए, तब से देख कर के अब हिम्मत नहीं होती है कि हम शादी करें।